डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में हम पर्वतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको पर्वत क्या होती हैं, पर्वतों के अर्थ के बारे में बताया तथा पर्वतों से संबंधित जो विभिन्न भौगोलिक शब्दावली हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में जानकारी दी। पर्वतों के वर्गीकरण की हम बात करें तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग आधारों पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे किसी ने ऊंचाई के आधार पर, किसी ने आयु, स्थिति, निर्माण प्रक्रिया या फिर कहें बनावट आदि विभिन्न आधारों पर पर्वतों को वर्गीकृत किया है। तो जो अलग अलग आधार हैं उनके आधार पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, अर्थात पर्वत किस प्रकार से बनते हैं। उस आधार पर पर्वत को चार भागों में बांटा गया है, उनके बनने के प्रोसेस के आधार पर। क्योंकि पर्वत ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही बन जाते हैं, धीरे धीरे समय के साथ में जब विभिन्न प्रकार की शक्तियां चट्टानों पर कार्य करती हैं तब धीरे धीरे पर्वतों का निर्माण होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो निर्माण की क्रिया के आधार पर पर्वत चार प्रकार के होते हैं: वलित, खंड पर्वत, ज्वालामुखी और अवशिष्ट। सबसे पहले बात करते हैं वलित पर्वतों के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वलित वलन अर्थात वलनों के द्वारा जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें हम वलित पर्वत कहते हैं। वलन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। जब चट्टानों में संपीड़न बल कार्य करता है तो उनमें धीरे धीरे क्या होते हैं, मोड़ पड़ने लगते हैं। यही मोड़ जब धीरे 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 बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाने के बाद में एक बड़ा रूप ले लेते हैं तो पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। ये जो वलन निर्मित होते हैं इन पर धीरे धीरे समय के साथ में जो क्षैतिज बल होते हैं, संपीड़न बल, वो कार्य करते रहते हैं, जिसके कारण ये मुड़ने लगते हैं। इनमें मुड़ाव की प्रक्रिया बढ़ जाती है और इनमें उद्वलन और नतवलन भी पड़ने लग जाते हैं। धीरे धीरे नतवलन और उद्वलन पड़ने के बाद में इनका और विकसित रूप डेवलप हो जाता है और इनमें अपनति और अभिनतियों का निर्माण हो जाता है। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे हम अपनति कहते हैं और नीचे धसा हुआ भाग जो होता है इसे अभिनीति कहते हैं। तो मेनली जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है यानी जो अपनति वाला हिस्सा है उसको हम वलित पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जो वलित पर्वत होते हैं धीरे धीरे इनमें विभिन्न प्रकार की हलचलें कार्य करती हैं और हलचलों के बाद में एक समय पश्चात ये अपनी जो निश्चित ऊंचाई होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसा कि अंतर्जात बल जो होते हैं वो इन शैलों पे काम करते हैं तो इन शैलों के किनारों पर जो संपीड़न है वो होने लगता है, जिसके कारण अपनतियां और अभिनतियां बनती हैं। अगर हम वलित पर्वतों की बात करें तो विश्व में अनेक स्थानों पर वलित पर्वत मिलते हैं। जैसे हमारे भारत में हिमालय, यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज आदि सभी पर्वत जो हैं वो वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। वलित पर्वतों के बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं भ्रंश अथवा खंड पर्वत। इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिन्हें हम ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। जब पृथ्वी की कोई भी सतह है उस पर आंतरिक शक्तियों के कारण क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। दरार पड़ने के बाद में भूगर्भ में जो तनाव की शक्ति काम करती रहती है वो कैसे कार्य करती है, लंबवत दिशा में। जैसे कि कोई भी चट्टान है इस पे नीचे से लंबवत दिशा में कोई भी शक्ति जो है वो काम कर रही है। अब इसके कारण क्या होता है कि इसका कोई भी हिस्सा जिस पर ज्यादा प्रेशर लग जाता है, ज्यादा बल लग जाता है, वो हिस्सा अन्य अपने आसपास के हिस्से से क्या हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है। अर्थात बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाता है और उसके साइडों का जो किनारे वाले हिस्से होते हैं वो एज इट इज बने रहते हैं। और या फिर साइडों के हिस्से जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और ऊपर जो भाग उठता है उसको हम भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का कोई भी एक भाग ऊपर उठता है और या उसके आसपास का क्षेत्र नीचे जाता है तो इसके माध्यम से भ्रंश या खंड पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि फ्रांस का वासजैस, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, भारत का विंध्याचल, सतपुड़ा, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज आदि सभी भ्रंश पर्वत कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी पर्वत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ज्वालामुखी से जब विभिन्न प्रकार के उद्गार होते हैं तो उद्गार होने के बाद में जो लावा होता है वो बाहर निकलता है, जो काफी गाढ़ा होता है। यह लावा अधिक दूर तक नहीं फैलता है और वहीं ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसके आसपास जम जाता है। जमने के बाद में धीरे धीरे ये जो लावा होता है वो एक के ऊपर एक परत जमाता है और धीरे धीरे पर्वत का रूप ले लेता है। तो इसी को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे कि जापान का फ्यूजियामा, म्यांमार का पोपा अम्लीय लावा से बना ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि हवाई द्वीप का जो मोनोलोआ पर्वत है वो क्षारीय लावा से बना है। अर्थात इनमें क्षार की मात्रा अधिक है और उनके उसमें अम्ल की मात्रा अधिक है।
इसके बाद जो नेक्स्ट आता है यानी चौथा जो प्रकार है निर्माण के आधार पर वो है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत कैसे बनते हैं? जैसे कि अ, जो भी चट्टान होती है जब उसमें विभिन्न प्रकार के विघटन की क्रिया होती है अर्थात उनके टूटने फूटने की क्रिया होती है, उसके बाद में नदी, वायु, हिमनदी आदि अपरदन के कारक होते हैं। ये उन चट्टानों का जो टूटा हुआ हिस्सा होता है उसको और ज्यादा काट छाट करके तोड़ने का काम करते हैं और अपने साथ भा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं तो धीरे धीरे जो है ये जो चट्टानों का हिस्सा होता है वो कटने छटने लग जाता है और कटने छटने के बाद में इसमें कुछ भूभाग ऊपर उठा हुआ रह जाता है। तो इस तरीके से कहीं भी अगर पर्वत का निर्माण हो रहा है और वहां पर उसका अधिकांश हिस्सा काट छाट करके नदी वगैरह के द्वारा अन्यत्र स्थान पर ले जा रहा है तो उसका जो बचा हुआ हिस्सा वहां रह जाता है उसे हम अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत कहते हैं। जैसे कि भारत में नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, मध्य स्पेन की सियरा तथा अमेरिका के मेसा एवं बूटे की पहाड़ियां जो हैं वो अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से निर्माण की क्रिया के आधार पर पर्वतों को 4 भागों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर फिंच महोदय ने पर्वतों का वर्गीकरण किया है और इन्हें 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले निम्न पर्वत जिनकी ऊंचाई होती है 2000 फुट से 3000 फुट। सेकंड आते हैं कम ऊंचे पर्वत जिनकी ऊंचाई होती है 3000 से 4500 फुट। तीसरे आते हैं साधारण ऊंचे पर्वत जिनकी ऊंचाई होती है 4500 फुट से 6000 फुट। और अधिक ऊंचे पर्वत जिनकी ऊंचाई होती है 6000 फुट से अधिक। तो इस तरीके से ऊंचाई के आधार पर इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं काल क्रम के अनुसार वर्गीकरण अर्थात हमारा जो भूगर्भिक इतिहास है उसमें विभिन्न कल्प युग और शक जो है उनकी क्रियाएं चली यानी आयु रहती है पर्वतों की और इन कल्पों में अलग अलग पर्वतों का निर्माण हुआ है जिसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो आयु के आधार पर भी पर्वतों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है चर्नियन पर्वत। चर्नियन जो पर्वत है सबसे विश्व के प्राचीनतम पर्वत है अर्थात इनका निर्माण सबसे पहले हुआ। इनका निर्माण कैम्बियन और पूर्व कैम्बियन युग में हुआ है और करीबन आज से 40 करोड़ वर्ष पहले। इसके अंतर्गत आते हैं भारत के धारवाड़, छोटा नागपुर, अरावली और कुड़ुप्पा के पर्वत। सेकंड इसमें आते हैं कैलिडोनियन पर्वत। इनका निर्माण डेविनियन और सिल्यूरियन युग में हुआ है आज से लगभग 32 करोड़ वर्ष पहले। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत, यूरोप में स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया तथा उत्तरी आयरलैंड के जो पर्वत हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हर्षिनियन पर्वत। हर्षिनियन पर्वतों का निर्माण आज से लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले हुआ है कार्बन और पर्मिनियन कल्प में। इसमें आते हैं एशिया के ट्यानशान, नामशान, अल्टाई, जुगेरिया, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी कार्डिलेरा, यूरोप का पेनाइन, हार्ज वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आदि। और लास्ट आता है इसमें अल्पाइन पर्वत जिनका निर्माण आज से करीबन 3 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। इसमें जितने भी नए वलित पर्वत हैं उनको हम शामिल करते हैं जैसे हिमालय, आल्पस, रॉकीज, एंडीज, पेरेनीज आदि। तो इस तरीके से जो विश्व में पर्वत हैं उन्हें 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तीनों आधारों के बारे में मैंने आपको बताया किस किस तरह से इनको वर्गीकृत किया गया है। अब हम पर्वतों के वर्गीकरण के बाद में पर्वतों के निर्माण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न विद्वानों के द्वारा पर्वतों के निर्माण के अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। तो जो हमारे सिलेबस में जिन विद्वानों के सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत पढ़ाऊंगी। अभी इस लेक्चर को ये 2 लेक्चर मेरा पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको पर्वतों के बारे में एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि पर्वत होते क्या हैं और किस तरह से इनका वर्गीकरण होता है। मेनली जो हमारे सिलेबस में है वो है पर्वत निर्माण के सिद्धांत।